हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक हैक अगेन। और आज हम करने वाले हैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग, जिसका प्रिमिटिव केस है, जिसे हम SRTF के नाम से भी जानते हैं, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। सो गाइज, जब हम बात करते हैं SGF की, तो इसे हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग। इसमें जो भी सबसे छोटा जॉब होता है उसे हम रन कराते हैं। और सिंपल सा फंडा है कि जिस जॉब को CPU बर्स्ट सबसे कम समय के लिए चाहिए, उसे आप सबसे पहले एग्जीक्यूट कीजिए। यही है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। तो जब हम बात कर रहे हैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की, तो इसके दो केस होते हैं। एक होता है नॉन प्रीम्प्टिव केस और एक होता है प्रीम्प्टिव केस। तो नॉन प्रीम्प्टिव केस जो होता है, इसमें जिस प्रोसेस को हमने CPU एलोकेट कर दिया उससे हम वापस नहीं ले सकते। और प्रीम्प्टिव केस में हम CPU को वापस लेते हैं डिपेंडिंग ऑन द अराइवल टाइम एज वेल एज द CPU बर्स्ट टाइम। सो इन दिस क्वेश्चन यू कैन सी इट इज प्रिमिटिव SGF शेड्यूलिंग। तो पहला इंपॉर्टेंट फिगर ये है कि इसका मतलब है ये शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग है, या फिर एक प्रिमिटिव केस है SGF का, जिसके अंदर हमें ध्यान रखना होगा कि अराइवल टाइम के हिसाब से हमें इसे एलोकेट करना है। तो दोस्तों, जब भी इस तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं, आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है और बहुत ही आसानी से हर इंस्टेंट पर आने वाली प्रोसेस का हिसाब रखिए और उसे एलोकेट करते जाइए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं गैंट चार्ट प्रिपेयर कर लेता हूँ। ओके फाइन। देखिए, अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर अराइवल टाइम 0 है। तो हमें जो सबसे पहला स्टेप लेना है वो लेना है अराइवल टाइम के हिसाब से प्रोसेस को एलोकेट करना। सो एट t = 0 वी आर हैविंग प्रोसेस P1 इन द सिस्टम। इसका मतलब मैं t = 0 पर मेरे पास सिर्फ P1 प्रोसेस अवेलेबल है, क्योंकि 0 अराइवल टाइम पर सिर्फ P1 आया है। तो मैंने इसी बात को ध्यान में रखते हुए P1 को यहाँ पर एलोकेट कर दिया। और ये कितना चलेगा? ये तब तक चलेगा जब तक कि कोई दूसरी प्रोसेस सिस्टम में नहीं आती है। दूसरी प्रोसेस आ रही है t = 3 पर। जब टाइम हुआ 3 मिलीसेकंड, तब दूसरी प्रोसेस सिस्टम के अंदर आई। यानी कि t = 3 पर मेरे पास जो प्रोसेस आ रही हैं वो ही P1 और P2, यानी सिस्टम में दो प्रोसेस अवेलेबल है, P1 और P2। हम इन दोनों में से शॉर्टेस्ट जॉब को सेलेक्ट करेंगे। P1 हमारा 24 है, 3 यूनिट चलने पर हमारा P2 आया। इसका मतलब ये रह गया मेरा अब 21 यूनिट। ये है 7 यूनिट, ये है 21 यूनिट। दोनों में से शॉर्टेस्ट कौन है? नो डाउट दोनों में से शॉर्टेस्ट P2 है। तो हम P2 को अपना CPU एलोकेट कर देंगे। कितना चलेगा? जब तक कि अगली प्रोसेस नहीं आ जाती। तो हमने इसको 5 तक चलाया। अब t = 5 पर हमारे पास नई प्रोसेस आ गई है। देखिए, t = 5 पर नई प्रोसेस आ गई है। तो हमने चेक किया कितनी प्रोसेस सिस्टम में है। P1 है, P2 भी है और P3 भी है। P1 हमारा 21 यूनिट बाकी है, P2 हमारा 5 यूनिट्स बाकी है और P3 हमारा 6 यूनिट बाकी है। फ्रेंड्स, यहाँ हम गलती कर देते हैं। अगर हम इस तरह से नहीं करते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि 7 है और ये 6 है, और हम गलती से यहाँ P3 को एलोकेट कर देते हैं। लेकिन एक्चुअल में आप देखेंगे तो रन होने के बाद मेरे पास P2 बचा है 5 यूनिट और P3 बचा है 6 यूनिट। यानी शॉर्टेस्ट कौन है दोनों में से? P2। तो इसलिए मैं वापस से CPU P2 को एलोकेट करूंगा। कब तक करूंगा? जब तक कि नई प्रोसेस नहीं आती है। नई प्रोसेस आती है 10 पर। 10 पर हम जब चेक करते हैं t = 10 पर, तो देखिए t = 10 पर मेरे पास सिस्टम में P1 भी है, P2 भी है, P3 भी है और P4 भी है। t = 5 पर हमने P2 को CPU रीअलोकेट किया था। कितना चलेगा भाई? 10 तक चलेगा। लेकिन यहाँ हम देखते हैं यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 10 है। तीनों में सबसे छोटा हमारा P2 है। इसलिए P2 अपना जो रिमेनिंग बचा हुआ है उसको भी पूरा कर देगा और ये यूनिट बन जाएगी मेरी 10। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। जब हमारा t = 5 का सिनारियो आया था, तो t = 5 पर मेरे पास सिस्टम में P1, P2 और P3 तीन प्रोसेस थी। P1, P2, P3 में से इस इंस्टेंट पर मेरे पास जो मिनिमम था वो P2 था, क्योंकि P2 का 1-2 यूनिट हम पहले ही यहाँ खर्च कर चुके हैं। P2 7 था, 2 यूनिट खर्च हो गया, तो बचा कितना? 5 को कंपेयर कर रहे हैं, 5 से 6 से कंपेयर कर रहे हैं, तो बचा, तो दोनों में छोटा कौन है? P2। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में सबसे छोटा जॉब पहले चलेगा, इसलिए हमने P2 को वापस से चलाया। कब तक चलाएंगे? जब तक कि इससे छोटी प्रोसेस नहीं मिल जाएगी। अगली प्रोसेस आ रही है t = 10 पर। यहाँ पर प्रोसेस हो गई है हमारे पास P1, P2, P3 एंड P4, चारों प्रोसेस सिस्टम में। P1 है हमारे पास 21, P2 है हमारे पास 0, P3 है हमारे पास 6 और P4 है 10। तो कब तक चलेगा? जब तक कि P2 पूरा खत्म नहीं हो जाता है। तो P2 हमारा यहाँ पर 2 यूनिट चला था, इसकी वजह से t = 5 तरीके से, और t = 5 पे अपना पूरा कंप्लीट करेगा तो बचा था 5 यूनिट, इसलिए T2 ने अपना 5 यूनिट यहाँ पर चल दिया, इसलिए मेरा P2 यहाँ पर खत्म हुआ। इसी में आगे चलें तो अब P1, P2 हमारा पूरी तरह से खत्म हो चुका है। P1, P3, P4 बचे हैं। P1, P3, P4 में से ये है 6 यूनिट, ये है 21 यूनिट और ये है 10 यूनिट। सबसे छोटा P3, इसलिए हम P3 एलोकेट करेंगे। कितना चलेगा? पूरा चलेगा, क्योंकि P3 से छोटा कोई भी नहीं है।
देन हमारे पास आया P4 चलेगा, कितना चलेगा, पूरा चलेगा, क्योंकि P4 से छोटा भी दूसरा नहीं बचा है, क्योंकि P3 खत्म हो चुका है. सो P3 इज ओवर ऑल्सो. नाउ आफ्टर P3 is also done. Now I am moving to P4 itself. So now P4 चलेगा हमारा, और कितना चलेगा हमारा, यहाँ पर मैंने गलती से P3 के बाद P4 लिख दिया. अब इसके बाद मेरे पास यहाँ P1 बचेगा. तो P1 कितना बचेगा, P4 चलने के बाद ये हुआ 26 और ये हो जाता 21. तो अब पूरा 21 हम यहाँ पर यूज कर लेंगे. सो दिस इज नाउ 47. So this way you can see that we have already created our Gantt chart. So it is going to 47. Now the calculation comes of average waiting time and average turnaround time. So friends, यहाँ पर हमें थोड़ा ध्यान रख के काम करना होगा, क्योंकि हमें एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्नआउट टाइम क्लियर करना है. तो मैं इसे ऐसे कर लेता हूँ ताकि हमें सारी चीज दिखती रहे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने एवरेज वेटिंग टाइम. तो देखिए, मैंने जैसा आपसे कहा था कि एवरेज वेटिंग टाइम क्या होता है, कि वो टाइम जितना देर प्रोसेस सिस्टम में वेट करती है उसे हम बोलते हैं वेटिंग. एवरेज का मतलब है जितनी भी प्रोसेस है उस नंबर से उस टोटल वेटिंग टाइम को आप भाग दे दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, आपका एवरेज निकल गया. तो सबसे पहले हम P1 के वेटिंग टाइम की बात करते हैं. सो P1 का वेटिंग टाइम कितना रहा, एक बार चेक कर लेते हैं. देखिए, P1 ने सिस्टम में आया था 0 पर, सिस्टम में इसको CPU मिला 0 पर, तो वेट किया इसने 0 यूनिट्स. इसके बाद P1 यहाँ 3 पर गया और वापस CPU मिला 26 पर, यानी P1 का वेटिंग टाइम कितना रहा, P1 का वेटिंग टाइम रहा करीबन 26 - 3, क्योंकि 3 पर जाने के बाद और 26 तक आने तक P1 ने वेट किया, इसलिए इसका वेटिंग टाइम हुआ 23. अब बात करते हैं P2 के वेटिंग टाइम की. P2 के वेटिंग टाइम की अगर बात करते हैं तो P2 सिस्टम में आता है 3 यूनिट्स पर, CPU मिल जाता है 3 पर. सो 3 - 3 तो पहला हुआ. क्या इसके बाद दोबारा P2 आया है? बिल्कुल, इसके बाद दोबारा P2 आया है और वो आया था 5 पर. लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर जो CPU मिला 3 पर, इसके बाद इसने CPU को छोड़ा ही नहीं, इसका मतलब इसे वेट नहीं करना पड़ा, इसलिए इसका वेटिंग टाइम कितना रहा, टोटल 0. P3 की अगर बात करें तो P3 सिस्टम में आया था 5 पर और CPU इसको लोकेट हुआ 10 पर, और इसके बाद दोबारा P3 नहीं आया. सो 10 - 5 इज इक्वल टू 5. और P4 की अगर बात करें तो P4 आया था हमारा 10 पर और CPU P4 का लोकेट हुआ 16 पर, लेकिन उसके बाद दोबारा P4 नहीं आया. सो दैट इज 6. तो एवरेज वेटिंग टाइम क्या बनेगा, 23 सभी का सम करके डिवाइड बाई नंबर ऑफ प्रोसेस प्लस 0 प्लस 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 4, एंड दैट इज इक्वल टू 34/4, एंड दैट इज इक्वल टू 8.5 मिलीसेकेंड. सो ये तरीका था एवरेज वेटिंग टाइम निकालने का. आपको अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो, तो आप कमेंट्स करके बताएं, आई विल क्लीन इट. देन एवरेज टर्न अराउंड टाइम. टर्न अराउंड टाइम होता है कि जितना देर प्रोसेस सिस्टम में रुकी, कब आई और कब निकली. when it enters into the ready queue and when it leaves the system is named as turnaround time. सबसे पहले P1 का टर्नअराउंड टाइम निकालते हैं. जब हम P1 के टर्नअराउंड टाइम की बात कर रहे हैं तो P1 सिस्टम में 0 पर आ गया था, लेकिन सिस्टम को फ्री कब किया इसने, 47 पे. तो CPU को कब रिलीज किया, 47 पर, तो इसका टर्नअराउंड टाइम 47. P2 का टर्नअराउंड टाइम निकालें. P2 3 पर आया था और सिस्टम को इसने 10 पर रिलीज किया, यानी कि 7. P3 की अगर बात करें, 5 पर आया था, सिस्टम को 16 यूनिट्स पर फ्री किया, तो 11. P4 की बात करें, दिस इज 26 - 10, क्योंकि 10 पर आया था और 26 पर सिस्टम रिलीज किया, सो दैट इज 16. सो व्हाट इज द एवरेज नाउ, सम ऑफ दीज ऑल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस, दैट इज 4. तो हम 4 प्रोसेस है हमारे पास, इसलिए हमने 4 से डिवाइड किया और सम कर लेते हैं. 47 + 7 + 11 + 16 डिवाइडेड बाई 4, एंड दैट इज इक्वल टू 81/4, and that is equal to 20.25 मिलीसेकेंड. तो फ्रेंड, ये तरीका है एवरेज वेटिंग टाइम और टर्नअराउंड टाइम निकालने का. इस क्वेश्चन में जब आप गलती करेंगे तो गलती करेंगे आप अगर स्मार्टली इस तरह से t=0 पर कौन सी प्रोसेस आई, t=2 पर कौन सी आई, t=3 पर कौन सी आई. अगर आप इस तरह के एक हैबिट लेकर के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जहाँ पे अराइवल टाइम गिवन है, तो आपसे कभी भी गलती नहीं होगी. लेकिन अगर आप डायरेक्टली सॉल्व करेंगे बिना अराइवल टाइम देखे, बिना कैलकुलेशन किए, तो डेफिनेटली आप इस गैंट चार्ट में गलती करेंगे. बहुत आसान क्वेश्चन है. एग्जाम्स में आपके लिए सबसे अच्छा स्कोरिंग पार्ट होता है और आपकी एक छोटी सी मिस्टेक इस पार्ट को खराब कर सकती है. जब आप वेटिंग टाइम निकाल रहे हैं तो कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं अपनाएं. सिंपल सा फंडा रखें कि भाई सिस्टम में प्रोसेस को कितना वेट करना पड़ा, प्रोसेस का भाई, और CPU के लिए कितना वेट करना पड़ा, वो हमारा वेटिंग टाइम है. टर्न अराउंड टाइम की बात करें, प्रोसेस का भाई कब सिस्टम को छोड़ के गई, CPU को रिलीज करके चली गई फाइनली, उसे बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम. एवरेज की बात कर रही है, सबका सम कीजिए, इंडिविजुअल निकालिए,
सम कीजिए, डिवाइड कीजिए टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस से और आपका आंसर बाहर आ जाएगा। इससे कभी भी गलती नहीं होगी। दैट इज ऑल फॉर टुडे। देखते रहिए, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके और उनका भी सब्जेक्ट अच्छा हो, उनसे भी न्यूमेरिकल्स में कोई गलती नहीं हो, कंसेप्ट क्लियर हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।